हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास। हमने पिछले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने कौन सी परिभाषा दी है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी दूसरी परिभाषा कौन सी है जो किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है। तो दूसरी हमारी परिभाषा है वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिन्हें कल्याण की परिभाषा कहते हैं। इस परिभाषा को प्रस्तुत करना का श्रेय प्रोफेसर मार्शल का है। प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ के उसे परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है धन से संबंधित, तो अर्थशास्त्र का संबंध केवल धन से ही नहीं है, इसलिए उन्होंने धन के साथ कल्याण शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए अर्थशास्त्र को इससे जोड़ा है। तो देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात का पता लगाता है कि मनुष्य किस प्रकार धन उत्पन्न करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक तरफ धन का अध्ययन है और दूसरी तरफ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़कर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में धन के साथ साथ मानव कल्याण को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने मनुष्य के जीवन का अध्ययन कल्पना करके नहीं किया है, अपितु वास्तविक मनुष्य के जीवन का अध्ययन किया है कि वास्तव में मनुष्य को क्या क्या आवश्यकता होती है, उनके रियल लाइफ का अध्ययन किया है। प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा में मानव की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं को बतलाते हुए धन उत्पन्न करने की आर्थिक क्रिया व धन का उपयोग करने वाली क्रियाओं की व्याख्या की है। इन्होंने इसमें अपनी परिभाषा में क्या व्याख्या की है कि धन उत्पन्न करने वाली आर्थिक क्रियाएं और धन का उपयोग करने वाली क्रियाओं की व्याख्या की है। इसी प्रकार धन उत्पन्न करने से प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि समस्त भौतिक क्रियाएं जिनमें मानव धन उत्पन्न करता है, किंतु उसे यह भी ध्यान देना चाहिए कि धन उत्पन्न करने के साथ साथ मानव कल्याण पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जैसे लोग धन कमाना को एक बुरे कार्य से भी जोड़ देते हैं, जैसे कि ड्रग का व्यवसाय, हीरोइन आदि का व्यवसाय, ये सब बेच के भी मानव धन उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ये हमारे मानव कल्याण में नहीं आता है। इससे तो हमारा कल्याण नहीं होता है, यह हमारी तो अकल्याणकारी बातें हो गई हैं। प्रोफेसर मार्शल ने मानव कल्याण के अंतर्गत खेलकूद के मैदान, हमारे विद्यालय और हमारी औषधियाँ, अस्पताल आदि जिसमें मानव कल्याण हो रहा है, वो भी प्रमुख स्थान दिया है। ये मानव कल्याण को हम केवल धन से ही ना जोड़ें, बल्कि जिस काम में धन की आवश्यकता नहीं है लेकिन उससे भी मानव कल्याण हो रहा है, तो उन क्रियाओं को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है, अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया है और अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ा है। अब प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। पहली क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्रोफेसर मार्शल ने
आर्थिक व अनार्थिक क्रिया का अध्ययन करने पर बल दिया है, क्योंकि मनुष्य किस प्रकार धन उत्पन्न करेगा और किस प्रकार इसका उपयोग करेगा। मार्शल के अनुसार मनुष्य को धन उत्पन्न करने की सभी क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए। मार्शल ने आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का आर्थिक विश्लेषण अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया। हमारी दूसरी विशेषता है मार्शल की परिभाषा की अर्थशास्त्र में साधारण व्यवसाय संबंधी अध्ययन। क्या अर्थशास्त्र में मनुष्य के जो साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन मात्र है। उन्होंने साधारण व असाधारण क्रियाओं में कोई भेद नहीं किया है और इसका कारण भी स्पष्ट नहीं है। हमारा तीसरा है धन का स्थान गौण व मानव का स्थान प्रथम। प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पीगू ने धन की अपेक्षा मानव को प्रथम स्थान दिया है। अतः अर्थशास्त्र में धन उत्पन्न करना व सुख प्राप्त करना, समाज को भौतिक सुख प्रदान करना और कल्याणकारी क्रियाएं संपन्न करने संबंधी कार्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में जो भौतिक सुख सुविधाएं को प्रदान करना और कल्याणकारी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं अर्थशास्त्र में, उन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा चौथा है भौतिक कल्याण। अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण से उन्होंने परिभाषित किया है, उसका संबंध भौतिक कल्याण से किया है, ना कि धन से। और हमारे पांचवा है कि परिभाषा व्यवहारिक। उनकी जो मार्शल की जो परिभाषा दी गई है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। क्यों? मानव कल्याण संबंधी जो परिभाषा है वो व्यवहारिक इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये परिभाषा धन के साथ साथ मानव कल्याण पर भी विशेष बल देती है। इससे अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, विस्तृत हो गया है और यह परिभाषा सुख व हमारी उपयोगी है। इस परिभाषा में क्योंकि धन के साथ साथ मानव कल्याण पर भी बल दिया गया है, इसलिए इसमें समाज की सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं थी। अब जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था, किसी चीज़ की विशेषता होती है तो उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो इस परिभाषा की भी कुछ आलोचनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। पहली परिभाषा की आलोचना है आर्थिक क्रियाएं अपर्याप्त। आर्थिक क्रियाएं की अपर्याप्तता से मतलब है कि जो हमारी आर्थिक व अनार्थिक क्रियाएं की अवधारणा को वास्तविक नहीं माना गया। किसने नहीं वास्तविक माना है? हमारे जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे, उन्होंने आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं को वास्तविक नहीं माना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की दोनों क्रियाएं हैं वो एक साथ संपन्न नहीं होती हैं। इसलिए रॉबिन्स ने उचित कहा है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि आलू एक आर्थिक क्रिया है और दर्शन शास्त्र की रचना एक अनार्थिक क्रिया है। हम यह कह सकते हैं कि यह एक आर्थिक पक्ष है। उन्होंने इसको आर्थिक पक्ष कहा है लेकिन आर्थिक क्रियाएं नहीं कहा है। दूसरी हमारी आलोचना है साधारण व्यवसाय की व्याख्या अपूर्ण। इस परिभाषा में साधारण आय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन को अपूर्ण बताया गया है, क्योंकि किस प्रकार आय का उपयोग किया जाए इस तथ्य की विवेचना नहीं की गई है। इसको हमें नहीं बताया गया है कि हम आय का उपभोग कैसे करना चाहिए, इस प्रकार धन कैसे उत्पन्न हो, धन का उपयोग किस प्रकार हो आदि आर्थिक क्रियाएं से संबंधित प्रश्न तो किए गए हैं, किंतु उसका कैसा उपयोग किया जाए, उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए, यह नहीं बताया गया है। इसलिए इस मार्शल की परिभाषा को अपूर्ण माना जाता है। हमारी तीसरी आलोचना है कल्याण का अपूर्ण विवेचन। मार्शल और पीगू ने अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र मानव कल्याण बताया है, क्योंकि धन की अपेक्षा मानव का अध्ययन आवश्यक है। परंतु कल्याण की अपूर्ण व्याख्या करते हुए अर्थशास्त्र में
मानव कल्याण की अपूर्ण व्याख्या करते हुए अर्थशास्त्र में जो मानव कल्याण की सीमाएं हैं उनको वो पूर्णतः अस्पष्ट हो रही हैं। इसलिए मार्शल की परिभाषा का सबसे बड़ा दोष यह है कि मानव कल्याण की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है वो सही नहीं है, वो अपूर्ण है। तीसरी आलोचना थी कल्याण का अपूर्ण विवेचन और चौथी आलोचना है भौतिकता का भ्रम। रॉबिन्स ने आलोचना में ये कहा है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिकता से संबंध जोड़ना अनुचित है, जबकि अर्थशास्त्र में भौतिक तथा अभौतिक दोनों तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे श्रमिक की मजदूरी क्या है, भौतिक कल्याण, और प्रोफेसर और वकील का जो श्रम है वो अभौतिक कल्याण में आता है। इसलिए हम भौतिक अभौतिक दोनों ही कल्याण को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसलिए मार्शल की परिभाषा में भौतिकता का भ्रम उत्पन्न होता है। और पांचवी आलोचना है अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है। रॉबिन्स ने मार्शल के कल्याणवादी दृष्टिकोण पर यह आरोप लगाया है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र इस परिभाषा से सीमित रह गया है। वर्तमान युग में युद्ध, महामारी और अकाल आदि आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि मार्शल ने इन सबको अर्थशास्त्र से अलग कर दिया है। ये तो अर्थशास्त्र के बहुत ज़रूरी क्षेत्र हैं कि अगर ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी तो उससे कैसे हम निपटेंगे, निवारण उसका किस प्रकार होगा। मार्शल ने इन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये हमारी मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप होती है। थैंक यू।